Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will take a very important topic of cell biology, जो आपके CSI नेट एग्जाम के लिए भी बहुत important है, and that is membrane transport. ठीक है, तो सेल बायो के इस लेक्चर सीरीज में हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस किया था मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में, मेम्ब्रेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन. Today we will take another important topic of cell biology, that is unit 2 of your syllabus, membrane transport. Okay, तो membrane transport को डिस्कस करने से पहले हम मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. पहले इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द मेम्ब्रेन structure, different components of membrane and the functions of membrane. Okay, so here in this video lecture we will start membrane transport. Okay, so we know that membrane, any membrane, it is a selectively permeable barrier. Okay, membrane is any membrane, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या किसी भी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो. This is a very important feature of membrane called selective permeability. ठीक है, या semi permeable in simple language we say. What is selective permeability and what makes a membrane selectively permeable? We know कि membrane जो है, this membrane, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और किसी भी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन, it is basically made up of lipid bilayer with scattered proteins. Okay, and the lipid bilayer is what makes a membrane selectively permeable. ठीक है, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलके बना होता है आपका कोई भी मेम्ब्रेन. इन सम मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो देयर, but these two are the major components. Okay, so what is the role of membrane in transport? Membrane transport होता क्या है? Movement of substances across the membrane. किसी भी membrane के across जो substances का movement होता है, that is called the membrane transport. And any membrane, suppose we have, let's say this is a cell, or it can be any organelle also. So this is a cell and this is your plasma membrane or cell membrane. Okay, and this membrane is a selectively act as a selectively permeable barrier. So this barrier, इस barrier का रोल क्या होता है? अगर ये कोई सेल है या फिर कोई ऑर्गेनल है, तो इस बैरियर का ये रोल है कि सेल के अंदर एक होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना. तो होम्योस्टेसिस या सेल के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करना, सेल के अंदर एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ताकि जो भी सेलुलर प्रोसेस है वो नॉर्मली हो सके. ठीक है, so now this plasma membrane separates the internal environment from the external environment. Okay, now this plasma membrane regulates the entry and exit of the substances. कोई भी substance सेल के अंदर या बाहर कैसे जाएगा वो डिसाइड करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द एंट्री एंड exit of substances, and this plasma membrane regulates the transport of substances. And how? So what is the need of transport? किसी भी substance की transport की जरूरत क्यों है in the first place? Let's say this is a cell and this cell to carry out different type of cellular processes, इस सेल को सब्सटेंसेस की, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है. लेट्स से ऑक्सीजन, वी नो कि ऑक्सीजन की नीड होती है सेल को. क्यों? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल इन व्हिच ऑक्सीजन इज नीडेड? यस, सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन भी सेल को ऑक्सीजन चाहिए. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह यूज होता है. तो अ सेल नीड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट
outside the cell. ठीक है, तो this oxygen must cross this membrane. ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा. लेट्स से किसी गैस का या किसी सब्सटेंस का सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होना है, लेट्स CO2. ओके, तो CO2 इज प्रोड्यूस, एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है. वी ऑल नो कि किस मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है. लेट्स से क्रेब्स साइकिल. तो क्रेब्स साइकिल में CO2 इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस CO2 मस्ट बी एक्सहेल्ड. तो पहले इसे सेल के बाहर जाना होगा, उसके बाद इसका एक्सपिरेशन होगा. तो इसे भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करना है. सिमिलरली कुछ दूसरे सब्सटेंसेस, वी कैन टेक another examples like glucose, okay, like amino acids, some hormones and ions. ठीक है, इन चीजों का भी ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर और सेल के बाहर होना है. ये जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेसेस होती है ऑल दी सब्सटेंसेस इज रेगुलेटेड बाय और कंट्रोल्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब कौन से मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को या किसी भी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं और किन मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो डायरेक्टली नहीं होगा. ट्रांसपोर्ट के लिए हमें किसी स्पेशल मैकेनिज्म या ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगी. लेट्स डिस्कस दैट. ओके, सो किसी भी जो मॉलिक्यूल की परमिएबिलिटी होती है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल्स परमिएबिलिटी across a membrane depends on 3 factors. ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. ठीक है, the first is the size of the molecule, the second is the charge of the molecule, and third is the hydrophobicity of the molecule, or hydrophobicity, or you can say solubility in lipid. ठीक है, solubility in lipid. So these 3 factors, size, charge and this, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा. लेट्स से साइज, अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है, जैसे कि ऑक्सीजन एंड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑल दीज गैसेस आर दे आर स्मॉल साइज, low molecular weight molecules and they do not have any charge. इन पे कोई भी चार्ज, साइज छोटा होता है, इन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है एंड दे आर soluble in lipid, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं. अब वी ऑल नो कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बेसिकली हमने पढ़ा है इसमें प्रीवियस लेक्चर्स में कि दिस मेम्ब्रेन, any membrane, it is made up of a lipid bilayer and proteins is scattered within this bilayer. So this part of the bilayer, this is hydrophobic. Okay, this is hydrophobic in nature. So any molecule that is hydrophobic, it can easily cross this membrane. Okay, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, these molecules can directly cross this membrane because they are also hydrophobic in nature. उनका साइज छोटा होता है, चार्ज भी प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है, द सेकेंड कैटेगरी, लेट्स से कोई मॉलिक्यूल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अनदर मॉलिक्यूल, लेट्स से ग्लूकोज, और ग्लूकोज का हमें ट्रांसपोर्ट कराना है. ठीक है, तो सेल के अंदर हमें ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना है. अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का साइज इज लार्ज. ठीक है, साइज लार्ज होता है और लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होने की वजह से ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है. ठीक है, एंड फॉर दैट, जब ये इजीली क्रॉस नहीं कर सकता है तो उसके लिए हमें हेल्प की जरूरत होगी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की. ठीक है, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं बिना किसी असिस्टेंस के, बिना किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के, बिना किसी एनर्जी के. एंड देयर आर सम मॉलिक्यूल्स जो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स को एनर्जी चाहिए, कुछ मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. ओके, here we have taken some molecules. The first category of substances are gases. Carbon dioxide, nitrogen, oxygen, any gas. For any gas, because they are small, they are non-polar, and they are uncharged. So because they are small, they are non-polar,
and they are uncharged, they can easily cross the membrane. The membrane is permeable for all the gases because they are small, non-polar, and uncharged. The second category of molecules, small, uncharged, and polar molecules like ethanol. So membrane is also permeable for these molecules. And for urea and water, the membrane is slightly permeable. Okay. The third category of molecules, that is large, uncharged and polar molecule. The size is large, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी कि ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो पोलर मॉलिक्यूल्स and large size के, so they cannot cross the membrane directly and membrane is impermeable for these molecules. The next category is ions. तो ions का size कितना भी छोटा क्यों ना हो, because they contain charge and we know कि membrane के around, किसी भी membrane के around एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए चार्ज मॉलिक्यूल्स भले उनका साइज स्मॉल हो, दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन डायरेक्टली. सो मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल फॉर आयंस आल्सो. Next is charged polar molecules. So all these charged polar molecules, because polar molecules and they also contain charge. So charged molecules, they cannot easily cross the membrane. They also need transporter or transport proteins like amino acids, ATP, glucose 6-phosphate, proteins and nucleic acid. There is one more category, large lipophilic molecules. So for large lipophilic molecules, for example, steroid hormones. So, example, steroid hormones. These are large lipophilic molecules because their lipophilic membrane is also permeable for these type of molecules. So, you must remember these molecules and the permeability of membrane for these molecules. क्योंकि previous years में आपको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि सीक्वेंस में अरेंज कीजिए कि किसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी परमेबिलिटी कम होगी. ओके, वी विल टेक सम क्वेश्चंस आल्सो. So you must remember, for gases the membrane is permeable, for small uncharged polar molecules, for ethanol membrane is permeable, for water and urea is slightly permeable, okay, because they are polar molecules. वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. For large uncharged polar molecules, membrane is impermeable. For ions and charged polar molecules, membrane is impermeable. So for these category of molecules, we need some membrane transport proteins. क्योंकि easily membrane को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इन प्रोटीन्स, इन मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट. Okay, so before discussing the transport proteins, let's discuss the type of transport mechanisms. Okay, transport mechanism or transport process. किन किन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है. Okay, so there are two classes. The first is passive transport. And the second is active transport. Passive transport and active transport. So the in a simple way, how can we define the passive and active transport? When the transport of substances is taking place from higher concentration to the lower concentration, this is called passive transport. And when molecules or substances move from lower concentration to higher concentration, this is called active transport. तो सबसे जो basic difference है वो आपको ध्यान रखना है, passive transport और active transport. This is called down the concentration gradient. Let me
So passive transport from movement of substances from higher concentration to lower concentration, and active transport movement of substances from lower concentration to higher concentration. So let's take one by one. First is passive transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट, और इसको हम डिफ्यूजन भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ओके. नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये भी आपका दो तरीके का होता है. फर्स्ट इज सिंपल डिफ्यूजन and the another one is facilitated diffusion. Now the facilitated diffusion, इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. कैरियर मीडिएटेड and the second is channel mediated. Okay. So passive transport is also called diffusion. It is of two types, simple diffusion और facilitated diffusion. Facilitated diffusion के further दो types के होते हैं, carrier mediated and channel mediated. एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म होता है उसको हम मेनली दो कैटेगरीज में, सिंपल कैटेगरीज में पहले डिवाइड करते हैं. एक होता है आपका मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, mediated transport, and the another is non-mediated transport. Mediated and non-mediated transport. तो mediated transport आपका क्या होता है? Mediation मतलब जब ट्रांसपोर्ट के लिए आपको किसी स्पेसिफिक असिस्टेंस की, किसी प्रोटीन की जरूरत हो या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तब उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में जब स्पेसिफिक किसी प्रोटीन की हमें ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की जरूरत ना हो या एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, दैट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड द नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. ओके. सो लेट्स टेक पैसिव डिफ्यूजन फर्स्ट. पैसिव डिफ्यूजन में पहले हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की. ओके. तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? लेट्स डिस्कस सिंपल डिफ्यूजन. Okay, so what is simple diffusion? Let's say we have this cell and this is the plasma membrane of cell. So this is the plasma membrane, and now for passive diffusion हम बात करें simple diffusion की. Let's take some examples. जैसे हमने कुछ molecules को ले लिया like oxygen, carbon dioxide. Okay. तो अभी हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इसके लिए परमिएबल होता है गैसेस के लिए. ठीक है. जो गैसेस हैं वो इजीली इस बैरियर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं. ठीक है. तो गैसेस क्यों, जो गैसेस हैं उस क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके लिए परमिएबल क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. साइज, क्योंकि गैसेस का साइज स्मॉल होता है, इन पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है, और साथ में ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं. तो दीज गैसेस कैन इजीली क्रॉस द मेम्ब्रेन. ओके. लेट्स से हम ऑक्सीजन को लेते हैं. अब ये सिंपल डिफ्यूजन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि मूवमेंट जो होगा वो आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा. तो हम अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है और इंट्रा सेलुलर स्पेस में लेट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है. साइटोसोल में लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज योर साइटोसोल. यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है. सो दिस इज हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ऐसा क्यों? क्योंकि सेल के अंदर कंटिन्यूअसली, दिस इज सेल, और सेल के अंदर कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड. वी नो कि डिफरेंट सेलुलर प्रोसेस में ऑक्सीजन इज यूज्ड. तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली यूटिलाइज होगा. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लो होगी. सेल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, तो डिफ्यूजन में क्या होता है, मूवमेंट जो होता है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। और सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि दिस ऑक्सीजन, दिस मॉलिक्यूल कैन इजीली डिफ्यूज, इसे किसी भी फैसिलिटेशन की, किसी मीडिएशन की जरूरत नहीं है, यानी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन या एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली जो ऑक्सीजन है स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल है, लिपिड में सॉल्युबल है, तो डिसॉल्व हो जाएगा लिपिड बायलेयर में और ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल में एंटर कर सकता है। ठीक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है, लेट्स से ये सेल में प्रोड्यूस हो रहा है, एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जैसे कि क्रेब्स साइकिल में प्रोड्यूस होता है। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर ज्यादा होगा, तो ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, साइटोसोल से बाहर की तरफ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा, लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि हमने पढ़ा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट कैसा होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जिसको हम क्या कहते हैं, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कई स्टूडेंट्स उसमें काफी कंफ्यूजन होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन, जैसे दो रीजन्स के बीच में, जैसे कि ये एक रीजन हो गया आपका और ये दूसरा रीजन हो गया, तो दो रीजन्स के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि यहाँ पे दो रीजन्स क्या है, ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के अंदर साइटोसोल में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एंड आउटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इज लो, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मूवमेंट कैसे होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इज, okay, wait a minute. The first property of simple diffusion is down the concentration gradient. Down the concentration gradient. Okay. The next property is no transporter protein is involved. No, no transport प्रोटीन इज इन्वॉल्व। यहाँ पे किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है एंड नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। और एग्जाम्पल हम कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सिंपली डिफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस हैं आपकी, यूरिया है, इथेनॉल है, या जो लार्ज लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे लार्ज लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स, ऑल द गैसेस, इथेनॉल, यूरिया, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपली डिफ्यूज हो सकते हैं मेम्ब्रेन में। तो दीज आर द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, सो अब नेक्स्ट प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। So what happens in the facilitated diffusion? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये है, तो ये भी डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का मतलब क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मूवमेंट कैसा होता है, और जो भी सब्सटेंसेस है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पर भी जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पर लेट्स से पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट मूवमेंट यहाँ पर भी डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अब डिफरेंस देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है और क्या कॉमनैलिटी है। तो कॉमन क्या है कि यहाँ पर भी जो मूवमेंट होगा, लेट्स से कि ग्लूकोज है और ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, और ग्लूकोज जो है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पर भी मूवमेंट कैसा हो रहा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है
डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ये दोनों में ये कॉमन होता है, सिंपल में भी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। द सेकंड थिंग इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब क्योंकि ग्लूकोज एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, गैसेस का तो हमने देखा था कि स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कैन इजीली डिफ्यूज, दे कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली, दे कैन बी सॉल्युबलाइज इन द लिपिड बायलेयर। बट जो ग्लूकोज है इट इज अ लार्ज साइज मॉलिक्यूल, तो लार्ज साइज का मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस नहीं कर सकता है, एंड फॉर दोज वी नीड सम ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ग्लूकोज को जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होती है। So in facilitated diffusion, transport proteins are required. Okay? जैसे ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए एक ट्रांसपोर्टर होते हैं जिनको हम कहते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ग्लूट ट्रांसपोर्ट, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर। हमारे ह्यूमन जीनोम में 12 तरीके के होते हैं, ग्लूट 1 to ग्लूट 12 वी विल डिस्कस ग्लूट ट्रांसपोर्टर इन सेपरेट वीडियो लेक्चर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर क्या होता है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, और इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट वैसे ही होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, दैट इज जिसको हम क्या कहते हैं, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या along the concentration gradient. Now the third is energy. तो क्या यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कब होती है? देखिए, जब मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, तो ये एक थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस है। जब हाई से लो की तरफ मूवमेंट है तो ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और इसलिए यहाँ पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो सिंपल और फैसिलिटेटेड में द ओनली डिफरेंस इज कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड इन द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन सिंपल में हमें किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, रेस्ट इज सेम। यानी कि यहाँ भी डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होता है, यहाँ पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लाइक द सिंपल डिफ्यूजन। तो क्लियर है कि सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, अगर हम डिफ्यूजन के रेट की बात करें, तो डिफ्यूजन का जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, वो ध्यान रखना आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन का रेट होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन जितना, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है ग्लूकोज का और यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ग्लूकोज का जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो फास्ट होगा जब तक ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है, यानी यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। अगर यहाँ पर मैं दोनों जगहों पर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सिमिलर हो गया, तो ये ग्रेडियंट नहीं रह गया, दोनों जगह क्या है, इक्वल हो गया, तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन की रेट होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, हायर है एक तरफ, दूसरी तरफ लोअर है, तो डिफ्यूजन रेट विल बी फास्टर, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ सिमिलर हो गया, अब यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो सकता है, डिफ्यूजन नहीं होगा, तो डिफ्यूजन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सिंपल और पैसिव में डिफरेंस आपको ध्यान रखना, एक डिफरेंस और है स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, तो सिंपल डिफ्यूजन में कुछ, जैसे कि यहाँ पर हमने फैसिलिटेटेड में देखा कि यहाँ पर ग्लूट ट्रांसपोर्टर होता है, दिस इज ग्लूट ट्रांसपोर्टर। अब ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर नाम ही है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, सिर्फ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है ये स्पेसिफिक होता है, इसमें स्पेसिफिसिटी होती है, ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू। अगर ये ग्लू ट्रांसपोर्टर है तो सिर्फ ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करेगा या सिमिलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन जो है वो, उसमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स नहीं होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक हो। सिंपल डिफ्यूजन में सिंपली मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्यूज होते हैं, दे डोंट नीड एनी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. So this is all about the passive transport, that is
सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब हमने देखा था कि जो सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो आपका दो तरीके का होता है, दैट इज कैरियर मीडिएटेड एंड चैनल मीडिएटेड। ओके, so what is carrier mediated and channel mediated? Let's take, first is take okay, let's take, first is carrier mediated, carrier mediated, and second is channel mediated. ओके, कैरियर मीडिएटेड एंड चैनल मीडिएटेड, दोनों में डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट इज यूज्ड। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जिस भी तरीके का ट्रांसपोर्टर यूज होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ग्लू ट्रांसपोर्टर को यूज किया है। ठीक है, दिस इज ग्लू ट्रांसपोर्टर। तो ग्लू ट्रांसपोर्टर जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा? आपका कैरियर मीडिएटेड का। ठीक है, ये क्या है? एक कैरियर है, इसको ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं, कैरियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कैरियर मीडिएटेड। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कैरियर मीडिएटेड का? ग्लू ट्रांसपोर्टर। ओके, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। चैनल मीडिएटेड, चैनल मीडिएटेड का मतलब क्या है? यहाँ पर चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा चैनल्स के थ्रू होगा, और ये किसके लिए होता है? आयंस के लिए होता है। तो आयंस का जो ट्रांसपोर्ट होगा आपका वो चैनल्स के थ्रू होगा। अब जो चैनल्स होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ चैनल्स। फर्स्ट इज लीकी चैनल्स, leaky channels, and the second is gated channels. Okay, there are two type of channels जो आपके मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं, लीकी चैनल्स एंड गेटेड चैनल्स। तो लीकी चैनल्स, द नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग, लीकी का मतलब ये हमेशा ओपन होते हैं, लीक होते रहते हैं। तो दीज चैनल्स आर ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम। गेटेड चैनल्स का मतलब क्या है? ऐसे चैनल्स किसी स्टिमुलस के, किसी सिग्नल के रिस्पॉन्स पे ओपन होते हैं। ठीक है, तो ये भी दो तरीके के होते हैं। दीज चैनल्स आर आल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट इज voltage gated channels, voltage gated channels, and the second is ligand gated channels. There are two type of channels, voltage gated and ligand gated. Okay, so voltage gated और ligand gated channels में हम एग्जाम्पल अगर देखें तो हम नर्व सेल्स में, मसल सेल मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं सोडियम चैनल्स, पोटेशियम चैनल्स, हार्ट में भी हम पढ़ते हैं कैल्शियम चैनल्स के बारे में। और लिगेंड गेटेड चैनल्स, तो इनका मतलब क्या है? गेटेड चैनल्स होते क्या है? लीकी चैनल्स ऐसे चैनल्स हैं जो दे आर ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और गेटेड चैनल्स आर दोज चैनल्स जो किसी स्टिमुलस सिग्नल के रिस्पॉन्स में ओपन होते हैं। ठीक है, अब ये स्टिमुलस जो है वो दो तरीके का हो सकता है, जैसे कि वोल्टेज में चेंज। वोल्टेज गेटेड चैनल, जैसे वोल्टेज का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी मेम्ब्रेन के अराउंड आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, उसकी वजह से एक वोल्टेज क्रिएट होता है। ठीक है, अब जब ये वोल्टेज चेंज होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का जब जो कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज होता है, तो वहां पे जो स्टिमुलस मिलता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज स्टिमुलस। तो जब वोल्टेज चेंज होगा, आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जब वो चेंज होगा तो उसके रिस्पॉन्स में चैनल्स ओपन होता है, जिसको, और कौन कौन से चैनल्स हैं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम चैनल। देयर आर अदर चैनल्स एज वेल। नाउ द सेकंड इज द लिगेंड गेटेड चैनल्स। तो लिगेंड गेटेड चैनल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो स्टिमुलस होगा वो वोल्टेज चेंज ना होके लिगेंड, किसी लिगेंड के रिस्पॉन्स में ओपन होते हैं। जैसे कि कोई चैनल प्रेजेंट है, जैसे कि दिस चैनल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये एक लिगेंड गेटेड चैनल है। दिस चैनल इज नाउ क्लोज्ड। ठीक है, दिस चैनल इज क्लोज्ड। वेट अ मिनट, here we have this ligand gated channel and this channel is closed now. ठीक है, और ये ओपन कैसे होगा? when a ligand will bind to this channel will open. और ये ligand क्या हो सकता है? ये ligand कोई न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर।
जैसे कि एसिटाइल कोलिन, ठीक है, कोई हार्मोन हो सकता है। तो किसी लीगेंड की बाइंडिंग की वजह से, किसी मॉलिक्यूल, किसी न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग की वजह से ये चैनल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, कोई लीगेंड है, और दीज चैनल्स आर कॉल्ड लीगेंड गेटेड चैनल्स, ठीक है। So these are the two transporter carriers and channels जो mediate करते हैं facilitated diffusion को। इन channels के बारे में हम डिटेल में किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। So this is the first type of transport, the passive transport or diffusion. Okay. Okay. Next is active transport. So next is active transport. Okay. So what is active transport? Active transport. Active transport. Active transport, like I just told you, is the movement of substances from lower concentration to higher concentration. And this is also called against the concentration gradient. Against the concentration gradient. So the diffusion is down the concentration gradient, the active transport is against the concentration gradient. So active transport, the movement from lower to higher concentration, that is against the concentration gradient, because the movement is from lower to higher concentration. अगर movement किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आप लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कर रहे हैं, तो दिस इज थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल, ठीक है। और ये थर्मोडायनामिकली अनफेवरेबल है क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। जब भी कोई रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है तो वहां पे एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने पैसिव में देखा था कि कहीं पे भी सिंपल और फैसिलिटेटेड में एनर्जी वाज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हो रहा है और ये जो मूवमेंट है वो थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। नेक्स्ट इज कि यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। हमने सिंपल और सिंपल फैसिलिटेटेड में देखा था कि सिंपल डिफ्यूजन में नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, फैसिलिटेटेड में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे भी हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो दीज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स यू मस्ट रिमेंबर कि मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये भी दो तरीके का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज ATP driven active transport. First one is ATP driven active transport, जिसको हम और क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ATP ड्रिवन, ठीक है। सेकेंड इज आयन ड्रिवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव transport. So these two are the types of active transport. What is ATP driven and ion driven? तो ATP driven क्या होता है? ATP driven जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो एनर्जी जो है यहाँ पर कैसे डिराइव होगी, ATP के हाइड्रोलिसिस से, ठीक है।
एंड दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, सो वी कैन टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक sodium, potassium. You must know this sodium potassium ATPase, ठीक है। एंड आयन ड्रिवन की अगर हम बात करें तो हियर वी हैव अनदर एग्जाम्पल, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर, एंड वन मोर, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। सो एटीपी ड्रिवन और आयन ड्रिवन जो आपका ट्रांसपोर्ट है, इसमें डिफरेंस क्या है? मूवमेंट दोनों में अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, दोनों में ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो यही डिफरेंस है। एनर्जी जो यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है एटीपी ड्रिवन की बात करें तो यहाँ पर एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी डिराइव होगी, और आयन ड्रिवन में जो एनर्जी डिराइव होगी वो किसी आयन के मूवमेंट से डिराइव होगी। तो आयन ड्रिवन जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसके दो एग्जाम्पल हैं, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर एंड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, और एटीपी ड्रिवन का एग्जाम्पल है आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जिसको हम पंप भी कहते हैं। तो एटीपी ड्रिवन जो ट्रांसपोर्ट है उसके एग्जाम्पल्स होते हैं पंप्स, ठीक है। तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पंप्स, पी पंप, वी पंप, एफ पंप, एंड सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है ये पी टाइप का पंप होता है। तो एक पंप्स पे हम डिफरेंट लेक्चर्स पे बनाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप, और खास करके सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या होता है। आयन ड्रिवन में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, आयन ड्रिवन क्या है? तो आयन ड्रिवन का मतलब क्या है, इसको हम को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। कि लेट्स से कि इन द मेम्ब्रेन वी हैव अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है। सो दिस इज सपोज अ सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर। तो सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोज सोडियम जो है इसका मूवमेंट आपका डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ठीक है। डाउन द कॉन्सेंट मतलब हाई से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और साथ में ग्लूकोज का भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बट ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा हो रहा है? ये लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। और सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट है वो हाई से लो की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो जब सोडियम का ट्रांसपोर्ट होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, और इस मूवमेंट से जो एनर्जी जनरेट होगी दैट एनर्जी विल बी यूज्ड बाय ग्लूकोज। इनके मूवमेंट से जो एनर्जी डिराइव होगी उस एनर्जी को ग्लूकोज यूज करेगा, और यहाँ पर ग्लूकोज का मूवमेंट लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, ठीक है। तो ये आयन ड्रिवन में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको यूज किया जाता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस की एनर्जी को यूज नहीं किया जाता है, इसलिए उसको हम कहते हैं आयन ड्रिवन ट्रांसपोर्ट। इसका एक और एग्जांपल है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पंप की यू मस्ट ऑल नो कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है इसमें क्या होता है आपका कि दिस पंप, सपोज इसको बारे में हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। तो सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, सोडियम आयंस जो है का कॉन्सेंट्रेशन नॉन साइटोसोलिक साइड एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में ज्यादा होता है, और पोटेशियम का इंट्रासेलुलर साइड में ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मूवमेंट कैसा होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का यहाँ कम है तो यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है तो यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो और इस तरीके की मूवमेंट जो है क्योंकि लो से हाई की तरफ मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी किससे डिराइव होगी? एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। अब इन ट्रांसपोर्टर्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप पे आपको क्वेश्चन आता है, सोडियम सिम्पोर्टर पे क्वेश्चन आता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज को हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो दो तरीके की ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया, पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में हमने देखा सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड के एग्जांपल्स हमने देखे, सिंपल के देखे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देयर आर टू टाइप्स, एटीपी ड्रिवन प्राइमरी एक्टिव एंड आयन ड्रिवन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। ओके, सो इन चारों जो आपकी ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस हैं उसको हम यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, दीज आर द फोर टाइप्स, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट।
ओके, तो रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोटीन। तो स्पेसिफिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट किस में होती है? पैसिव जो सिंपल आपका होता है, दिस इज सिंपल यू कैन से। तो यहाँ पर हमने देखा किसी भी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती फैसिलिटेटेड में। जैसे हमने देखा था कि ग्लूट है, कैरियर्स या फिर चैनल्स है, ये सब क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जैसे कि हमने देखा कि पंप्स होते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट क्या है? जैसे कि हमने यहाँ पर देखा सोडियम ग्लूकोज। तो ये सोडियम ग्लूकोज ये किसका एग्जाम्पल है? को ट्रांसपोर्ट। एक साथ दो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? को ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहा है दोनों ही का, दोनों मॉलिक्यूल्स का, एक आयन का और इस मॉलिक्यूल का, तो उसको हम कहते हैं सिम्पोर्ट। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको हम कहते हैं एंटीपोर्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोल्यूट ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट इट्स ग्रेडियंट। तो मैंने आपको बताया कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट किस में होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, और को ट्रांसपोर्ट में। कपल टू एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो एटीपी हाइड्रोलिसिस यानी एटीपी ड्रिवन हाइड्रोलिसिस की जो एनर्जी है वो किस में रिक्वायर्ड होती है? ना सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, यानी कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्रिवन बाय मूवमेंट ऑफ अ को ट्रांसपोर्टेड आयन डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, आयन का मूवमेंट होगा डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उससे हम दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेंगे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, जिसका एग्जाम्पल हमने इसमें लिया सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्टर में। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? को ट्रांसपोर्ट। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट या सिम्पोर्ट। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पैसिव डिफ्यूजन में हमने एग्जाम्पल क्या देखा था? ऑक्सीजन, जो भी गैसेस होती हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सब हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ड्रग्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने ग्लूकोज का एग्जाम्पल ग्लू ट्रांसपोर्टर देखा था। ये सब क्या होते हैं? यूनिपोर्टर। और यूनिपोर्टर का मतलब क्या है? सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करेंगे। चैनल्स होते हैं। और एक्टिव में हमने देखा आयंस, स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड, इन सब का ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। को ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, और आयंस। सिम्पोर्टर्स होते हैं जब सेम डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो, दो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एंटीपोर्टर। ठीक है, so this is all about the transport mechanism. In the next video lectures we will take the individual transport proteins and their examples. So thanks for watching this video, and please like this video and subscribe to our channel for the regular updates. Thank you.